मैं कौशिक कुमार आप सभी को कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। यह इस क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उन सभी टॉपिक को कवर किया गया है जो इस बार सक्षमता परीक्षा में पूछा गया था। अगर आप बिहार के नियोजित शिक्षक हैं और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफी मेहनत के बाद हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में 1953 में गठित किया गया। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? ये तीन राज्य थे जो भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे, ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। ये राज्य थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि 500 से अधिक राजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसके लिए उत्तरदायी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने साम दाम दंड भेद लगाकर इन सभी राजवाड़ों को क्या कर लिया? भारत में शामिल कर लिया। अगला प्रश्न है, भूकंप मूल वह स्थान होता है, यानी भूकंप का फोकस स्थान क्या होता है? तो जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे उसका क्या कहा जाता है? मूल स्थान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकेंद्र इपिसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। इसका संबंध है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, यानी जहां पर उसके सामने ठीक नीचे भूकंप की उत्पत्ति होती है उसके ऊपर वाले भूपृष्ठीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है? उसे भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप अधिकेंद्र। अगला प्रश्न है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो जब समुद्र में भूकंप आ जाता है तो उसे सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। इससे बहुत बड़ी मात्रा में क्षति होती है। अगला प्रश्न है, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। तो भूकंप में जो धरातलीय तरंगे होती है वो एल आकार की होती है। कैसी होती है? एल आकार की होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो जावा द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो जापान का नागासाकी नगर क्यूशू द्वीप पर क्या है? स्थित है। कौन सी द्वीप पर स्थित है? याद रखिए, क्यूशू द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो कच्चा तीबू द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के मध्य क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। अगला प्रश्न है, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद जो है वो न्यूमुर द्वीप को लेकर है। कौन सा द्वीप? न्यूमुर द्वीप। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? तो वोल्गा नदी रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। उस नदी को उसका जीवनदायिनी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, लाल नदी रेड रिवर किस देश में बहती है? तो रेड रिवर वियतनाम में बहती है। किस देश में बहती है? वियतनाम में। अगला प्रश्न, एशिया की विशाल नदी मेकांग कहाँ बहती है? तो ये मलेशिया में बहती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी बोखरचू हिमनद से निकलती है जो कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर।
अगला प्रश्न, सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? तो इसकी भारत में लंबाई है 709 किलोमीटर। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज किस नदी की सहायक नदी है? ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदी है। किस नदी की? सिंधु नदी की। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखडू का नाम क्या है? इसका नाम है गिलगिट। क्या नाम है? गिलगिट। अगला प्रश्न है आपका, झेलम नदी के उद्गम स्थल का क्या नाम है? तो झेलम नदी जहां से निकलती है वो है बेरीनाग। बेरीनाग झील से क्या होती है? झेलम नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी झेलम नदी है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? इसे चंद्रभागा नाम से हिमाचल प्रदेश में क्या होता है? जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रावी नदी कहां से निकलती है? तो रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास से क्या होती है? निकलती है। अगला प्रश्न है कि रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो रावी नदी को पुरुषनी या इरावती नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, ब्यास नदी कहां से निकलती है? तो ब्यास नदी ब्यास कुंड से क्या होती है? निकलती है। अगला प्रश्न है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने क्या किया था? पूरा किया था। अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो इसे किया कल्लर ने। किसने स्थापित किया था? कल्लर ने। अगला प्रश्न है आपका कि वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? यह है बहलोल लोदी का। किसका है? बहलोल लोदी का। अगला प्रश्न है, अलबर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अलबर्नी महमूद गजनबी के शासनकाल में क्या था? इतिहासकार था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज को सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? ये प्रचलित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि को विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को क्या किया जाता था? दिया जाता था। अगला प्रश्न देख लीजिए कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, तो वो थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, वो था महमूद गजनबी। कौन था? महमूद गजनबी। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार था? है तो ये कुतुब मीनार के जो मुख्य द्वार है उसे क्या कहा जाता है? अलाई दरवाजा कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश का संबंध है दास या गुलाम राजवंश से। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही क्या किया था? भारत आया था। अगला प्रश्न है आपका कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो भारत पर ये कुल 17 बार क्या किया है? आक्रमण किया है। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह ने खुद को क्या किया था? खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो विक्रमशिला को बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता था। अगला है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ये सांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? सांची में। अगला प्रश्न है आपका कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? ये धर्मपाल ने की है।
नेक्स्ट है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था उसका संरक्षण वह किसके कार्यकाल में हुआ था? तो वो अशोक के कार्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? ये पाली भाषा में की गई थी। किस भाषा में? पाली भाषा में। अगला प्रश्न, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये वसुमित्र ने की थी। किसने की थी? वसुमित्र ने। अगला प्रश्न देख लीजिए, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में क्या किए गए थे? दिए गए थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है, बोध गया स्थित है। बोध गया बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध धर्म का क्या है? एक पवित्र क्या है? ग्रंथ है। अगला प्रश्न है आपका कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो सारनाथ में जो भगवान बुद्ध ने जो अपना प्रथम प्रवचन दिए थे उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र पर बौद्ध धर्म का क्या पड़ा था? महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक है। तो बुद्ध के जो गृह त्याग का प्रतीक है वो है आपका क्या है? घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग के प्रतीक घोड़ा को माना जाता है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध ने कपिलवस्तु में भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। कहाँ की थी? कपिलवस्तु में। अगला प्रश्न देख लीजिए, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो उनका नाम है नागार्जुन। क्या है? नागार्जुन। अगला है प्रश्न कि तमाशा, लावनी, लेजम, दही कला और मौनी, यह जो आपका शास्त्रीय नृत्य है, ये लोक नृत्य है, इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध है महाराष्ट्र से। कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कारागम, काबरी, बसंत, आत्म और कुंभी का संबंध तमिलनाडु से है। जट, जट्टिन, कर्मा, जाटरा, सरहुल और माघा जो लोक नृत्य है इसका संबंध बिहार से है। अगला प्रश्न देख लीजिए, छाव, गरुण वाहन, डंडा नटा और सवारी और संचार, इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। कर्मा, भगोरिया और सैला का संबंध छत्तीसगढ़ से है। अगला प्रश्न है कि बिहुआ, बैसाख, बिहू, बोई, साजू, नागा नृत्य और राखल का संबंध असम से है। पाइका, सरहुल, कर्मा, लुझरी, कर्मा, जट, जारिन, इसका संबंध कहाँ से है? झारखंड राज्य से है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि हिंडनबर्ग रेखा जो इंटरनेशनल लाइंस है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसे हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन की जो सीमा रेखा है इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच की जो रेखा है वो क्या कहलाती है? मैगीनॉट रेखा कहलाती है। और नेक्स्ट है कि मैनर हिम रेखा, तो ये रूस एवं फिनलैंड के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसे मैनर हिम रेखा कहा जाता है। 38वीं समांतर रेखा किस दो देशों के बीच में है? तो ये तो काफ़ी फेमस है। उत्तर कोरिया का नाम कौन नहीं जानता है? तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है इसे 38वीं समांतर रेखा के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। अगला है, पीसा का मीनार किस देश में अवस्थित है? तो पीसा का मीनार इटली में अवस्थित है। पिरामिड स्थित है, तो मिस्र में क्या स्थित है? पिरामिड मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट है, एफिल टावर को 1887 से 1889 के बीच निर्मित की गई थी, वह कहाँ पर स्थित है? तो एफिल टावर पेरिस में स्थित है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो ये डरबन में स्थित है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? ये डरबन में स्थित है। अगला है, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो ये यूएसए में स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी यूएसए में क्या है? बना हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व के 7 नए अजूबों में एक चीचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है, यह कहाँ पर स्थित है? तो ये मैक्सिको में स्थित है।
लंकाशायर कहाँ स्थित है? तो ये लंकाशायर कहाँ है? ब्रिटेन में स्थित है। अगला है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो रेड स्क्वायर मॉस्को में स्थित है, काफी फेमस प्लेस है। अगला है पंजशीर घाटी, ये अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी आपको अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में है? ये कंबोडिया में है, कंपूचिया यानी कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट मंदिर। नेक्स्ट, एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? तो ये सर गुस्ताव एफिल थे। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है तो अंकोर वाट मंदिर क्या है? अंकोर वाट मंदिर। अगला प्रश्न है कि कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये विष्णु देवता को क्या है? समर्पित है। अगला है लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? ये इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। तक्षशिला कहाँ स्थित है? तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? इटली में स्थित है। वेलिंग वॉल कहाँ स्थित है? ये जेरूसलम में वेलिंग वॉल क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है पेंटागन कहाँ स्थित है? तो पेंटागन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। एलेसी पैलेस कहाँ स्थित है? एलेसी पैलेस आपका फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। अगला प्रश्न है पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, ये काठमांडू में स्थित है। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? ये इंग्लैंड में सबसे पहले क्रिकेट खेल की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो आईसीसी क्रिकेट की क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। नेक्स्ट है विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। अगला प्रश्न टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? तो 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। आईसीसी द्वारा किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेट घोषित किया गया? ये कपिल देव को किया गया। किसे किया गया? कपिल देव को। अगला प्रश्न है वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट में हैट्रिक की? तो हरभजन सिंह थे। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? तो सुनील गावस्कर जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? सुनील गावस्कर। अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? तो इन्हें द वॉल के नाम से जाना जाता है, ये द वॉल के नाम से फेमस है। नेक्स्ट, इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट मैच उस श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसे एसेज कहा जाता है। नेक्स्ट, क्रिकेट खिलाड़ी के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध कौन है? यह है शेन वॉर्न। अगला प्रश्न है ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? तो ये जाना जाता है स्टीव बकनर। कौन जाना जाता है? स्टीव बकनर। अगला प्रश्न, यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाए तो यह क्या कहलाएगी? तो यह प्रादेशिक व्यापार कहलाएगी। क्या कहलाएगी? प्रादेशिक व्यापार। अगला प्रश्न है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र ईपेजे कहाँ स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था सूरत में। कहाँ किया गया था? सूरत में। अगला प्रश्न देख लीजिए उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है? तो ये है नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट है कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है? तो ये ईसीसीजी इसका क्या करता है? संवर्धन करता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? तो ये चाय है। कौन सी है? चाय। नेक्स्ट है झाल, विनाई, दमामा, मुरियो किससे संबंधित है? कुमायूं के वाद्य यंत्र से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है आपका अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन बजाने में क्या थे? निपुण थे। नेक्स्ट मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा को क्या किया जाता है? मुंह से बजाया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? तो शहनाई वायु द्वारा क्या होता है? संचालित होता है। नेक्स्ट है कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो रोनू मजुमदार इसके रूप में क्या होते हैं? जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला से है। नेक्स्ट है मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? तो मोहन वीणा का आविष्कार मोहन भट्ट ने किया है। अगला प्रश्न है पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? तो ये तबला से रिलेटेड हैं, तबला के प्रमुख वादक हैं। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तो पंडित रविशंकर को सितार बजाने में क्या है? विशिष्टता प्राप्त है।
अगला प्रश्न है कि संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, तो ये बीना एवं तंबूरे का क्या है, मिश्रण है। अगला प्रश्न, वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की है वो है कौन, सरोद है। कौन है, सरोद। अगला प्रश्न है कि कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है, तो हरि प्रसाद चौरसिया क्या है, विश्वविख्यात बांसुरी वादक है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक कौन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका क्या है, मुख्यालय है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो इसकी स्थापना भी 1944 में हुई थी, इसकी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, वियना ऑस्ट्रिया में इसकी क्या है, मुख्यालय स्थित है। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का स्थापना 1995 में हुआ था, इसकी जो है इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है, स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा WIPO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसकी भी स्थापना 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय आपका लंदन में है और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA इसका मुख्यालय कहाँ है, वियना ऑस्ट्रेलिया में, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। सार्वभौमिक डाक संघ का मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में, इसकी स्थापना 1874 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना 1945 में, ये रोम इटली में इसका क्या है, मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी 1919 में हुई थी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना 1948 में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसके मुख्यालय। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को इसका स्थापना 1946 में, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। अगला प्रश्न देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU इसका स्थापना 1865 में हुआ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मॉन्ट्रियल क्यूबेक कनाडा में है, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका ओनम, भद्रकवि, कालियट्टम और कुडियट्टम का संबंध किस राज्य से, तो इसका संबंध केरल से है। घटमरदाला का संबंध आंध्र प्रदेश से है और कोट्टायम, बसंत, गोड़ो, आल, कुंभी, नवरानी, चैत, टपारी, छेरिया, डागला और पाली इन सभी का संबंध तमिलनाडु से है। किससे है, तमिलनाडु से। दिवारी, रोना, सुवा, सैला, हेरुदन्ना और हुल्की का संबंध मध्य प्रदेश से है। रंगव, चोंग, खैता, लीम और केदोहोह का संबंध नागालैंड से है। नेक्स्ट है आपका जत्रा, कीर्तन, बाउल, जाया, गंभीरा और काठी का संबंध कहाँ से, पश्चिम बंगाल से है। झौरा, नौटंकी, कजरी का संबंध उत्तर प्रदेश से है। राउफ हो गया, हिकत हो गया, चाकरी हो गया, भारवा गीत हो गया, इन सभी का संबंध जम्मू कश्मीर से है। नेक्स्ट है सुईसिनी, घूमर का संबंध राजस्थान से है। नेक्स्ट है डांडिया, गरबा, रासलीला, झकोलिया और लास्या का संबंध गुजरात से है। भांगरा, गिद्धा, किकली और घमान का संबंध पंजाब राज्य से है। आगे देख लीजिए, बम्बू का संबंध मेघालय से है। छपेली का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। अगला है कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो बुध सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में क्या करता है, लगाता है, क्योंकि सबसे नजदीक का ग्रह कौन है, बुध है। अगला प्रश्न, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह भी बुध है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो वो है विनस, शुक्र है। कौन है, विनस। पृथ्वी का जुड़वा, भगनी सभी विनस को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, ये शुक्र हो गया। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, तो ये भी शुक्र ग्रह है, इन्हें इवनिंग स्टार कहा जाता है। अगला प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो गया। संविधान की 12वीं अनुसूची
संबंधित है। तो आपको बता दूं कि 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो ये पहली अनुसूची है। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित है। तो ये परिवर्धित है प्रथम संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान अनुसूचियों से किस सूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो ये पहली अनुसूची है। कौन सी है? पहली अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ये 5वीं है। कौन सी है? 5वीं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? तो ये 4th अनुसूची है। कौन सी अनुसूची इससे रिलेटेड है? 4थी अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। आप सभी को पता है इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? राजभाषा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये भाषाओं से है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आप सभी को पता है भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। तो उस टाइम में भी कितने अनुसूचियां थी? 8 से मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितना था? 8 था। नेक्स्ट है आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया? तो पहले ही संविधान संशोधन में क्या किया गया? 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। नेक्स्ट है, संविधान की 2य अनुसूची का संबंध किससे है? तो 2य अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। याद रखिएगा, किससे है? वेतन से। अगला प्रश्न है आपका कि भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? यह है प्रथम अनुसूची में। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची में से संवर्धित सूची में लाया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया है? लाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? ये 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया? भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है, संशोधन द्वारा किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? ये 42वें संविधान संशोधन है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है? वह है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। वो है क्या? मौलिक कर्तव्य। क्या है? मौलिक कर्तव्य। इस तरह से आज का क्लास समाप्त हुआ। अगर आपको हमारे यह मेहनत पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल कौशिक जीएस अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो सर्वप्रथम चीनी मिल महरौरा, बिहार में स्थापित की गई थी। यह प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था डिगबोई, असम में। कहाँ किया गया था? डिगबोई, असम में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पिंपरी किस उद्योग से संबंधित है? तो पिंपरी पेनिसिलिन की उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से राज्य में रेल के डिब्बों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है? तो पंजाब और तमिलनाडु में रेल के डिब्बों का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग अधिक मात्रा में बरेली में है। कहाँ है? बरेली में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सूती कपड़ा उद्योग किस नगर में सर्वाधिक है? तो ये सूती कपड़ा उद्योग सर्वाधिक अहमदाबाद में है। कहाँ है? अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, सिनेमा उद्योग भारत के किस नगर में है? तो आप सभी को पता है कि सिनेमा उद्योग भारत के मुंबई नगर में है। अगला प्रश्न है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा स्थान सर्वोत्तम है? तो छोटा नागपुर का पठार खनिज से परिपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान को भारतीय खनिज भंडार का गृह कहा जाता है? तो ये छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोत्तम लौह अयस्क
कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये बैला डीला से प्राप्त होता है। कहाँ से? बैला डीला से। अगला प्रश्न है कि कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में। भारत के किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन की पहाड़ियां किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो बाबा बुदन की पहाड़ी पर लौह अयस्क अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका भारत में पाए जाने वाला लौह अयस्क किस प्रकार का है? तो भारत में जो अधिक मात्रा में लौह अयस्क पाए जाते हैं वो आपका हेमेटाइट है। कौन सा है? हेमेटाइट। नेक्स्ट है जाबर और रामपुरा अगूचा खान किस खनिज से संबंधित है? तो ये जस्ता और सीसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? जस्ता और सीसा से। अगला प्रश्न है पलामू एवं लोहरदग्गा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये दोनों बॉक्साइट के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम का यह क्या है? अयस्क है। अगला प्रश्न है भारत का 55% अभ्रक कौन सा राज्य से प्राप्त होता है? तो ये आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभ्रक उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। नेक्स्ट है हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है 8850 मीटर। क्या है? 8850 मीटर। नेक्स्ट है कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाई कनाल पलानी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। नेक्स्ट है कौन सी पहाड़ियां नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच है? तो सतपुरा की पहाड़ी नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? तो है खासी, पटकोई तथा अराकानियोमा। ये तीनों पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के बीच में है? ये मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये अरावली है। कौन सी है? याद रखिएगा अरावली है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो ये सियाचिन है। कौन सा है? सियाचिन। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? ये पर्वतमाला है केरल। नेक्स्ट है गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ी याद रखिएगा इस बार एग्जाम में पूछा गया था, ये बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका किस देश की कृषि का मुख्य आधार क्या है? तो किसी देश का कृषि का मुख्य आधार है कि उस देश की अगर मिट्टी अच्छी होगी तो वहाँ की कृषि अच्छी होगी। अगला प्रश्न है भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखिएगा VVI प्रश्न है, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? तो सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे खादर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। क्या है? रेगुर मिट्टी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? ये कपास की फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। ये प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण? लौह ऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न है किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो यह है लेटेराइट मिट्टी में। नेक्स्ट चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो वह है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती काफ़ी अच्छी होती है। अगला प्रश्न है भारत के समस्त स्थल भाग के कितने % भाग में जलोढ़ मिट्टी है? तो जितने भी भारत का जो समस्त स्थल भाग है उसके
% भाग में क्या है, जलोढ़ मिट्टी है, जो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होता है। अगला प्रश्न, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के किस राज्य में 2/3 रेशम प्राप्त होता है? तो सबसे अधिक रेशम जो प्राप्त होती है इंडिया में वो कर्नाटक से है। अगला प्रश्न है, भारत के किस नगर में चर्म रोग उद्योग सबसे अधिक है? तो ये कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया? ये 1940 में स्थापित किया गया। देश का पहला निजी क्षेत्र में कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो जमशेदपुर झारखंड में क्या किया गया? स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कोयले के विशालतम भंडार सुरक्षित है? ये झारखंड में है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया 1906 ईस्वी रानीपेट नामक स्थान पर। कहाँ? रानीपेट नामक स्थान पर। अगला प्रश्न है कि अमोनिया उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया 1944 ईस्वी बेलेगुला नामक स्थान पे। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में किस प्रकार के उर्वरक की खपत सबसे अधिक है? तो ये नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे क्या है? अधिक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत की किस उर्वरक के लिए आयात पर निर्भर है? तो ये पोटास उर्वरक के लिए आयात पर निर्भर है, यानी खुद के पास होता नहीं है, ये अलग से आयात करता है भारत ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट है, भारत में किस स्थान पर टेलीफोन उद्योग सर्वाधिक है? तो बेंगलुरु और रूपनारायणपुर में ये सर्वाधिक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत का प्रथम रेयान कारखाना किस सन में रायपुर केरल में ट्रावनकोर रेयान लिमिटेड के नाम से स्थापित हुई? ये 1950 में स्थापित हुई। नेक्स्ट है, सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? जूट के उद्योग को सोने का रेशा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में संपूर्ण विश्व के कितने % जूट के सामानों का निर्माण करता है? तो भारत 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान। कौन सा है? वो है राजस्थान। अगला प्रश्न देख लीजिए, एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी की स्थापना कब की गई? ये 1936 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डाक सामग्री, डाक टिकट, जुडिशियल एवं नॉन जुडिशियल स्टाम्प, भारतीय रिजर्व बैंक की और भारतीय स्टेट बैंक के चेक, एनएससी, किसान विकास पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, सुरक्षा दस्तावेज, प्रोमिसरी नोट कहाँ छापे जाते थे? ये जितने भी आप देख रहे हैं सारे वीवीआई प्रश्न है, ये इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में छापी जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? तो ये आपका नासिक रोड महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, 5, 10, 50, 100, 500 तथा 1000 रुपये के नोट कहाँ छापे जाते हैं? ये सारे नोट आपको कहाँ छापे जाते हैं? ज़्यादातर मात्रा में नासिक रोड में छापे जाते हैं। अगला प्रश्न है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, सरकारी टकसालें किन शहरों में स्थित है? ये मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा में सरकारी टकसालें क्या है? स्थित है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ चलते हैं। देख लीजिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी सेंसेक्स कब शुरू किया गया था? तो ये 1986-87 में क्या किया गया था? शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कितने शेयरों के मूल्यों पर आधारित है? ये 30 शेयरों के मूल्यों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई? तो 12 अप्रैल 1988 को की गई। अगला प्रश्न है, सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 1992 में। कब प्रदान किया गया? 1992 में। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया? तो 15 जुलाई 2010 ईस्वी को किया। नेक्स्ट है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT देश में कब शुरू की गई? थी अक्टूबर 2005 में क्या की गई? यह शुरू की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना कब की गई? तो 1994 में की गई। कब की गई? 1994 में। अगला प्रश्न है, भारत की पहली डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो ये 8 नवंबर 1996 को की गई। अगला प्रश्न, देश की दूसरी डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDSL की स्थापना कब की गई? ये आपका 1998 में की गई।
अगला प्रश्न है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहला नाम क्या था? तो द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन नाम था। अगला प्रश्न, भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम कब किया गया? तो 1978 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 1978 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों पर विनिमय कब समाप्त कर दिया? तो 25 अक्टूबर 2011 को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक वर्तमान में कितने हैं? ये सहयोगी कुल बैंक इनका 5 है। अगला जो बैंक से रिलेटेड प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक कौन कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीकानेर, यहाँ पे देख लीजिए जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ये सारी भारतीय स्टेट बैंक की क्या है? ब्रांच हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारतीय स्टेट बैंक के किन सहयोगी बैंक को उसमें विलय कर दिया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, दोनों को इसमें क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है? तो 1000 रुपये तक के। कितने तक के? 1000 रुपये तक के। अगला प्रश्न है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी गंगा है। कौन सी है? गंगा। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न पूछा गया था इस पर। पद्मा के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा क्या करती है? बनाती है। अगला प्रश्न, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। अगला है, नदी किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर क्या होती है? बहती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की? तो ये गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी नदी है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये गंगा है। कौन सी नदी है? गंगा है। अगला प्रश्न है कि किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये नदी है आपका कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो ये आपका है नर्मदा नदी। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है? तो ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। अगला है, इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी का नाम है इंडो ब्रह्मा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो गंगा नदी पर सबसे लंबा क्या है? सड़क पुल है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली को क्या करती है? बनाती है। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी पर अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो ये मध्य प्रदेश में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? ये राजग सरकार के शासनकाल में क्या हुई? प्रस्तावित हुई। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लीजिए, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर क्या होती है? बहती है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? तो सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान के जल समझौता हुआ। अगला प्रश्न है कि सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने % जल का प्रयोग कर सकता है? तो 20%। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो बता दूं कि प्रायद्वीप जो भारत में जो नदियां हैं उनका उत्तर से दक्षिण आप देख लीजिए, सबसे पहले महानदी, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर कावेरी और लास्ट में आती है वैगई नदी। कौन? वैगई नदी। ये ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य में से होकर बहती है? तो ये सिंधु नदी है। पंचगंगा, दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये दोनों नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है आपका कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित करती है।
अगला प्रश्न है, शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी की सहायक नदी है। भारत की कौन सी नदी मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों ही भारत में है? तो दक्षिण की ओर। कहाँ है? दक्षिण की ओर। अगले प्रश्न की तरफ चलते तो अगला प्रश्न है आपका कि किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो नर्मदा नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा विश्व का सबसे बड़ा क्या होती है? डेल्टा निर्मित होती है। अगला प्रश्न, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो देवप्रयाग में करती है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? ये चंबल और साबरमती नदी से विभाजित होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते तो अगला प्रश्न देख लीजिए, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो ये कच्छ का रण में गिरती है। और तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती है? तो सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लीजिए, कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है? ये नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ हैं। कौन सी नदी बांग्लादेश में जामुन के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जामुना के नाम से जानी जाती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पेन्नार की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो पेन्नार की सहायक नदियाँ पापाधानी एवं चित्रावती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बंगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि गंगा में जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? तो 600 मीटर नीचे तक क्या होती है? पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते तो अगला प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन है? तो अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया है। नेक्स्ट है, कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो आपका है लेटेराइट मिट्टी। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कुल 8 वर्गों में क्या हुआ है? बांटा गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रेगुर मिट्टी के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। अगला प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी सबसे अधिक मालाबार तटीय प्रदेशों में क्या होती है? पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लाल मिट्टी का निर्माण होता है। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। निश्चित, किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? एक काली मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न है आपका कि मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो वन रोपण करके मृदा अपरदन को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? ये महाराष्ट्र में क्या होती है? पाई जाती है। अगला प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? तो ये अम्लीय मिट्टी को, किस मिट्टी को? अम्लीय मिट्टी को। अगला प्रश्न, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की क्या होती है? अधिकता होती है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राजस्थान में ऐसी भूमि क्या होती है? पाई जाती है। नेक्स्ट, लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मुखरैला मिट्टी भी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मुखरैला मिट्टी भी इसे क्या कहा जाता है? कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? तो काली मिट्टी जैव पदार्थों से क्या होती है? भरपूर होती है। नेक्स्ट, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता क्या होती है? नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। नेक्स्ट, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? तो ये आपके लेटेराइट मिट्टी में लोहे एवं एल्युमिनियम के कण क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए क्या होती है? उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है, भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी सीमा का निर्धारण करती है? तो ये आपका खासी, पटकाई और अराकानायोमा ये निर्माण करती है। अगला है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के बीच में है? तो कुल्लू घाटी याद रखिएगा मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है।
अगला प्रश्न है आपका कि हिमालय में हिम रेखा कहाँ स्थित है? तो 4500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर हिम रेखा क्या है स्थित है? नेक्स्ट है सीबराई की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सीबराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो ये अरावली पर्वत है। नेक्स्ट है किस पर्वत को सागरमाथा या चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? तो ये माउंट एवरेस्ट को ही इस दोनों नाम से क्या होता है? जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो वो केटू है। अगला है काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो ये कृष्णागिरी है। दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी। अगला प्रश्न है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? इसे मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि हिमालय पर्वत की अरकानायोमा नामक चोटी किस देश में है? तो ये म्यांमार में है। उत्तराखंड की सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। कौन सी है? नंदा देवी। अगला प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ? तो ये सेनजोइक में हुआ। नेक्स्ट, भारत की उत्तरी सीमा कौन सा पर्वत स्थित है? तो उत्तरी सीमा पर भारत का हिमालय पर्वत क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है कि हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये केटू गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जो जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सी हिमालय पर्वत चोटी असम राज्य में है? तो यह है नावा बर्वे। कौन है? नावा बर्वे। नेक्स्ट, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथिस सागर की भूसन्नति से हुई है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत में खनिज तेल भंडार किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती थी? अवसादी चट्टानों में खनिज तेल भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का वास्तविक उत्पादक कहाँ हुआ था? तो वास्तविक उत्पादन डिगबोई असम में हुआ था। कहाँ पे? डिगबोई असम में। नेक्स्ट, ओएनजीसी तेल व प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1956 में की गई। काइकालूर खनिज तेल किस नदी घाटी के क्षेत्र में है? तो ये कृष्णा गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है कि मंगला नामक तेल कुआं किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ है? तो जादूगोड़ा में है। कहाँ है? जादूगोड़ा में। अगला प्रश्न है कि गुजरात में स्थित मोतीपुरा खान से किस प्रकार का पत्थर निकाला जाता है? तो ये सफेद संगमरमर का पत्थर क्या होता है? निकाला जाता है। नेक्स्ट, झरिया किस खनिज उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग से प्राप्त होता है? तो ये गोंडवाना भूभाग से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम कोयले का उत्पादन कहाँ किया गया था? तो ये रानीगंज में किया गया था। कहाँ किया गया था? रानीगंज में। अगला प्रश्न, न्यू वैली खनन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक कोयला झारखंड राज्य में क्या होता है? पाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में पेराई मिल तथा ताले का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये अलीगढ़ में होता है। नेक्स्ट, चुर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि सीसा उद्योग व कांच उद्योग भारत के किस नगर में सबसे अधिक होता है? तो ये फिरोजाबाद में होता है। भारत में मैसूर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये रेशम उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये रूपनारायणपुर पश्चिम बंगाल में बनाए जाते हैं। भारत में पीतल के बर्तन सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये कहाँ बनाए जाते हैं? पीतल के बर्तन सबसे अधिक मुरादाबाद में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा उर्वरक कारखाना है? तो ये सिंदरी झारखंड है। नेक्स्ट, भारत में किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर अखबारी कागज के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम जूट मिल किसने स्थापित की थी? तो जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम स्थापित की थी। अगला प्रश्न देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है? तो ये चित्तरंजन वाराणसी में किया जाता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक इस्पात कारखाने किस रेल मार्ग पर है? तो मुंबई हावड़ा वाया रायपुर रेल मार्ग पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो जूट व रुई उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ। नेक्स्ट, हौजरी उद्योग सर्वाधिक किस राज्य में है? तो ये पंजाब राज्य में है। कहाँ है? पंजाब राज्य में। अगला प्रश्न है, रेशम उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कटनी सीमेंट उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न देख लीजिए कि सीमेंट उत्पादन भारत के दुनिया में कौन सा स्थान है। तो सीमेंट उत्पादन में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है कि देश में सूती वस्त्र का पहला कारखाना फोर्ट ग्लोस्टर कब लगाया गया था। 1818 ईस्वी में क्या किया गया, लगाया गया। अगला प्रश्न है कि मुंबई में काबसजी टावर द्वारा सूती वस्त्र का कारखाना कब लगाया गया। तो 1854 में लगाया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में जूट का प्रथम कारखाना 1854 में मध्य प्रदेश बंगाल में किस शहर में लगाया गया। तो रिसरा में लगाया गया। कहाँ पे लगाया गया, रिसरा में लगाया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में ऊन की पहली मिल 1870 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई। तो कानपुर में स्थापित की गई। कहाँ की गई, कानपुर में स्थापित की गई। अगला है भारत कागज उद्योग की पहली मिल पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में किस वर्ष में लगाई गई थी। 1812 ईस्वी में लगाई गई। अगला प्रश्न देख लीजिए कि अगला प्रश्न है कि भारत में कार्यरत तेल रिफाइनरियों में से निजी क्षेत्र की रिफाइनरियां कितनी है। तो ये 2 है। कितनी है, 2 है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व के किन प्रमुख देशों के तेल क्षेत्रों में भारत का अधिकतर सरकारी तेल कंपनियों की हिस्सेदारी है। तो सूडान, मिस्र, लीबिया, आइबेरिया, आइवरी कोस्ट, वियतनाम, म्यांमार, रूस, इराक, कतर, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी के साथ भारत की क्या है, हिस्सेदारी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रूस के सखालिन 1 तेल क्षेत्र में भारत की कितनी हिस्सेदारी है। तो 20% भारत की क्या है, हिस्सेदारी है। अगला प्रश्न है खांड सारी उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा लघु उद्योग कौन सा है। तो ये हथकरघा है। कौन सा है, हथकरघा है। अगला प्रश्न है कि रोजगार क्षमता में हथकरघा उद्योग का स्थान देश के कौन सा है। तो ये दूसरा कृषि के बाद क्या है, दूसरा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए। दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के अलावा किस जगह लोहा इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए हैं। तो इसके अलावा विशाखापट्टनम और विजयनगर में स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किन देशों के बाद कच्चे इस्पात के सबसे बड़े उत्पादकों के रूप में भारत का दुनिया में चौथा स्थान है। तो चीन, जापान और अमेरिका। नेक्स्ट है भारत के पास कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का कितना भंडार है। तो अनुमानित आपको बता दूं कि 757 मिलियन मीट्रिक टन और 1241 मिलियन क्यूबिक इसका क्या है, कच्चे तेल का 757 मिलियन मीट्रिक टन और प्राकृतिक गैस का लगभग आपका 1241 मिलियन क्यूबिक भंडारित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे। तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला कारखानों को किस कंपनी के अंतर्गत रखा गया है। तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंतर्गत क्या किया गया है, इसे रखा गया है। अगला प्रश्न है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में कौन से कारखाने की स्थापना का निर्णय लिया गया था। तो ये बोकारो कारखाना का स्थापना का निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न है कि बोकारो कारखाने में इस्पात का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो 1974 में क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के कारखाने किस कंपनी के अंतर्गत आते थे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत क्या होते हैं, आते हैं। अगला प्रश्न है कि राउरकेला स्टील कारखाना किस देश के सहयोग से निर्मित है। तो ये जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील कारखाना लगाया गया था। नेक्स्ट है रूस के सहयोग से दूसरा कौन सा कारखाना निर्मित है। तो ये भिलाई, छत्तीसगढ़ में यह क्या है, निर्मित है। अगला प्रश्न, निजी क्षेत्र के स्टील का कौन सा कारखाना निर्मित है। टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नेक्स्ट है टिस्को की स्थापना कब हुई थी। तो 1907 में हुई थी। लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है। तो लौह अयस्क सबसे अधिक झारखंड राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में पहला एल्युमिनियम कारखाना कहाँ लगा। तो 1937 आसनसोल में। कहाँ लगा, आसनसोल में। नेक्स्ट है सेल का पूरा नाम क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेल की स्थापना कब हुई। तो 1973 में। ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है, ये एग्जाम में पूछा गया। तो ये दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में ये क्या है, निर्मित है। अगला प्रश्न है कि रूस के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित है। ये बोकारो, झारखंड। बंदरगाह वाला नगर किसे कहा जाता है। तो मैंगलोर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, मैंगलोर को। नेक्स्ट कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी एस्चुअरी पर निर्मित है। ये है मारमा गांव बंदरगाह। नेक्स्ट नहा व शोभा बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो नहा व शोभा बंदरगाह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है भारत की पूर्वी तट पर सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह कौन सी है। तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में स्थित है। यही बंदरगाह क्या है, स्थित है। नेक्स्ट है सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है। तो मन्नार की खाड़ी वो पाक जलमंडल मध्य को जोड़ती है। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पर है। तो ये विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका भारत में मनी ऑर्डर सेवा का आरंभ कब हुआ था। तो ये जनवरी
1995 हुआ। तो भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9 पिन कोड जोन है, इसे याद रखिएगा। ग्रीन चैनल क्या है? तो स्थानीय पत्रों के लिए डाक सेवा को ग्रीन चैनल कहा जाता है। अगला, डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्या होती है? तो 6 होती है। भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुआ? तो 1960 में हुआ। पहली एसटीडी सेवा किन दो नगरों के मध्य प्रारंभ हुआ? तो लखनऊ कानपुर में। अगला है, भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो याद रखिए, भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह आपका मुंबई बंदरगाह है। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने % समुद्री मार्ग द्वारा होता है? तो 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किससे होता है? समुद्री मार्ग से होता है। अगला है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई के बंदरगाह को भारत का क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो आपको बता दूं कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, तो ये है गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है? तो कांडला है। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? तो कांडला बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह के श्रेणी में रखा गया है। अगला है, मार्मागाओ पत्तन कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। भारत का नगमीकृत बंदरगाह कौन से? तो ओडिशा है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार को पूर्वी द्वारा कहलाता है? तो कोलकाता हल्दिया। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो याद रखिएगा, भारत में है। भारत में लगभग कितने डाकघर है? तो 1.5 लाख डाकघर है। भारत में कुल डाकघरों की कितने % ग्रामीण क्षेत्रों में? तो 89% कहाँ है? ग्रामीण क्षेत्रों में है। भारत में सर्वाधिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1837 में। भारत डाक विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1854 में की गई। भारत के प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के। भारत में पहला डाक टिकट कब मुद्रित हुआ? तो 1854 ईस्वी में। डाकघर बचत योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1850 ईस्वी में। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली की शुभारंभ कब हुई? तो 1972 में। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई? तो 1986 में। भारत में टेलीकॉम मिशन की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1986 में। भारत में विदेशी संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो 1988 में। काफ़ी मेहनत से आपके लिए क्लास लेकर हम आते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।